नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रीति श्रेयान में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज हम आपको YouTube के एक ऐसे चैनल के बारे में बताएंगे जिसका नाम है कुमार पीसीएस एकेडमी। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग रेलवे, एसएससी, जीडी, पुलिस या और भी वनडे एग्ज़ाम से लेके या बड़ी परीक्षा तक की आप तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। तो कुमार पीसीएस एकेडमी में आप एक बेहतर शिक्षक के माध्यम से आप एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं कुमार पीसीएस एकेडमी का आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, तो वीडियो आप लोग देखिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और कुमार पीसीएस एकेडमी को आप चैनल को सब्सक्राइब करिए कि जिसके लिए आप और अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकें। इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि 14 और 15 तारीख को संपूर्ण भारत में आप देखेंगे, जनवरी के 14 और 15 तारीख को संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है, राइट। और ये पर्व आप देखेंगे बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है संपूर्ण भारत में। भारत के अलग अलग राज्यों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है और इस पर्व का आप देखेंगे भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान रहा है, राइट। इस दिन की आप देखेंगे मकर संक्रांति के दिन लोग विभिन्न विभिन्न रूप से इस त्यौहार को मनाते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। दान दक्षिणा लोग करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, हंसी खुशी का माहौल देखने को मिलता है, मेले आयोजित किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार से लोग इस पर्व को मनाते हैं, राइट। खिचड़ी इस दिन त्यौहार के दिन सभी घरों में बनाई जाती है। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे मकर संक्रांति के बारे में और हम जानेंगे इस त्यौहार की ओरिजिन कैसे हुई, क्यों इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, इस दिन क्यों आखिर खिचड़ी बनाई जाती है, संक्रांति कहने का क्या मतलब होता है। इन सभी तथ्यों को हम चर्चा करेंगे, राइट। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से एक अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है हर एस्पेक्ट से, राइट। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तब भी, अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन चीज़ों को, जो भारतीय संस्कृति की चीज़ें हैं, उनको निश्चित ही जानना चाहिए। और निश्चित ही इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो निश्चित एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा और सच पूछे हमारी पूरी टीम का आप उत्साहवर्धन जरूर करते हैं, राइट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने आपसे पहले बताया कि इस वीडियो में हम मकर संक्रांति से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और बेसिकली जो ये 4 सवाल देखने को मिल रहे हैं, मकर संक्रांति का अर्थ क्या होता है, क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति का पर्व, इसके अतिरिक्त इस दिन खिचड़ी ही क्यों बनाई जाती है, चौथा सवाल होगा इस दिन पतंग यानी कनकैया क्यों उड़ाई जाती है। इन 4 सवालों को हम डिकोड करेंगे, राइट। तो दोस्तों, इन 4 सवालों के 4 सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और निश्चित ही जब इन जवाब को आप जान जाएंगे तो आप देखेंगे आप में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस होगा कि निश्चित ही आप देखेंगे टेक्निकली चीज़ों को समझ जाएंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पहले पॉइंट पर, पहले सवाल पर, मकर संक्रांति का अर्थ क्या होता है। ये दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप सबसे एक उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मकर संक्रांति का अर्थ, दोस्तों, मकर संक्रांति समझने से पहले हम समझते हैं संक्रांति, राइट। संक्रांति का मतलब होता है दोस्तों, जब सूर्य जो होता है, जिसे आप सन कहते हैं, जानते हैं सन एक क्या है, एक स्टार है, राइट। जो सन होता है जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इस परिघटना को आप क्या बोलते हैं, संक्रांति। इसे आप ट्रांजिशन भी कह सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इस परिघटना को संक्रांति कहा जाता है। चूंकि सूर्य इस समय, यानी कब, जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार होता है, इस समय सूर्य आप देखेंगे धनु राशि से निकलकर किस राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि में। और चूंकि जिस राशि में प्रवेश किया जाता है सूर्य को, उसी को उस नाम से जानते हैं। तो चूंकि सूर्य धनु राशि से प्रवेश करता है किसमें, मकर राशि में, इसी वजह से इस परिघटना को एज होल आप क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे मकर संक्रांति क्या कहने का मतलब क्या होता है। सिंपली आप ध्यान रखेंगे, सूर्य जो है धनु राशि से निकलकर किस राशि में पहुंचता है, मकर, और इसी वजह से इसे आप बोलते हैं मकर संक्रांति, इस परिघटना को, राइट। और इस प्रकार आप देखेंगे एक वर्ष में कुल कितनी संक्रांतियां होती हैं, 12 संक्रांतियां, आप ध्यान रखेंगे, राइट। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। ये
अब बात करेंगे भारत में, और न सिर्फ भारत के बल्कि भारत के कुछ बहुत जो अन्य पड़ोसी देश है या दुनिया के और भी देश है, वहाँ पर आप देखेंगे मकर संक्रांति का त्यौहार नाउ डेज बहुत आप देखेंगे धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम बात करेंगे क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार, राइट। इसके दो कारण, पहला एक भौगोलिक कारण, दूसरा पौराणिक कारण, या जिसे कह सकते हैं इसका धार्मिक पक्ष। किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करने के दो कारण हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है जियोग्राफिकल, जो भौगोलिक रीजन्स होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे जो पौराणिक कारण होते हैं, राइट। हम दोनों पक्षों को डिस्कस करेंगे, और दोस्तों सही मायने में जब आप दोनों पक्षों को जान लेते हैं तो आप देखेंगे टेक्निकली और ऑथेंटिक रूप से अपनी बात रख सकते हैं कहीं भी, राइट। पहले आते हैं भौगोलिक कारण पे। भौगोलिक कारण, मकर संक्रांति मनाने का भौगोलिक कारण क्या है? इसके तीन कारण, जो तीन प्रमुख कारण हैं वो देख लीजिए। पहला है कि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जो हमने अभी आपको बताया, राइट। चूंकि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो अपने आप में आप देखेंगे ये परिघटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, राइट। दोस्तों इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जो भारतीय पंचांग है, इसकी जितनी भी तिथियां होती हैं वो चंद्रमा की गति को ध्यान में रखते हुए वो डिसाइड की जाती है। लेकिन जो मकर संक्रांति की जो तिथि होती है, आप देखेंगे सूर्य की जो गति होती है इसको ध्यान में रख के वो डिसाइड की जाती है, राइट। इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा ये आप देखेंगे उत्तरायण की स्थिति होती है, राइट। उत्तरायण कहने का क्या मतलब होता है आप जानते हैं, ये आपकी पृथ्वी है और ये दो भागों में बटी है। इसे आप बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसे आप बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। मकर संक्रांति से पहले आप देखेंगे जो सूर्य होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है, राइट, मकर रेखा के आसपास। लेकिन मकर संक्रांति के बाद से आप देखेंगे सूर्य की जो स्थिति है वो नॉर्थ वर्ड आप शिफ्ट होती जाती है, यानी जो सूर्य है वो दक्षिण से उत्तर की ओर शिफ्ट होता जाता है। और सूर्य के उत्तर की ओर शिफ्ट होने की स्थिति को, परिघटना को आप क्या बोलते हैं? उत्तरायण, राइट, उत्तरायण बोलते हैं। तो ये उत्तरायण की घटना देखने को मिलती है, इसी वजह से और महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि आप देखेंगे इस समय मकर संक्रांति से पहले जो नॉर्दर्न गोलार्ध है आपका, उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर आपको विंटर देखने को मिलती है, राइट। और जो आपका सदर्न गोलार्ध है, चूंकि आप देखेंगे यहाँ सूर्य लंबवत चमकता है, इस वजह से आपको देखते हैं यहाँ पर जो है जो समर का सीजन देखने को मिलता है, राइट। और चूंकि अब सूर्य की स्थिति बदल जाती है, सूर्य कहाँ शिफ्ट होता है? धीरे धीरे आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में, राइट। उत्तरायण की स्थिति होती है तो फिर आप देखेंगे जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर आपको समर का, आप गर्मी की शुरुआत धीरे धीरे आपको देखने को मिलती है, राइट। गर्मी से पहले आप जानते हैं वसंत ऋतु होती है, और इसी वजह से आप देखेंगे उत्तरायण की स्थिति होती है तो वसंत ऋतु का आगमन का संकेत भी मिलता है, राइट। आप ध्यान रखेंगे। तो ये तीन महत्वपूर्ण भौगोलिक रीजन्स है जिनकी वजह से इस पर्व को सेलिब्रेट करने की कि आपके पास कुछ प्रमुख वजहें होती हैं, राइट। अब हम आते हैं पौराणिक कारण पे, यानी धार्मिक पक्ष। मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करने के जो धार्मिक पक्ष हैं उन पे हम आते हैं। ये आप देख सकते हैं, दिस वन, पौराणिक कारण। सबसे पहले आप देखेंगे चार प्रमुख कारण हैं दोस्तों, जो भारतीय जो ग्रंथ हैं, जो भारतीय जो साहित्य उनमें जो देखने को मिलते हैं मकर संक्रांति के बारे में। एक एक करके देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है, राइट। और ग्रंथों में आपको इनके बारे में विस्तार से देखने को मिलेगा। पहला कारण है आप देखेंगे इसी दिन, यानी मकर संक्रांति के दिन जो गंगा माँ है, इन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को आप देखेंगे मोक्ष प्रदान किया था, राइट। तो भारतीय ग्रंथों में सबसे पहले इसकी चर्चा मिलती है। तो ये अपने आप में आप देखेंगे धार्मिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। चूंकि ये मकर संक्रांति के दिन ही हुआ था, इसी वजह से अपने आप में ये दिन महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, जो सूर्य देवता है अपने पुत्र शनि देव से, आप जानते हैं शनि किसके पुत्र हैं? सूर्य के। तो सूर्य देवता अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए इसी दिन ही मकर संक्रांति के दिन आए थे, राइट। तो ये कारण भी आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा, इसी दिन यानी मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह को जो आप देखेंगे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तीसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है ये है, जो भारतीय ग्रंथों में जिसके बारे में चर्चा की गई। चौथा जो आप देखेंगे कारण है, इसी दिन गंगा माँ का मिलन गंगा सागर से हुआ था, राइट। भारतीय ग्रंथों में इन चार महत्वपूर्ण कारणों की चर्चा की गई है, जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि मकर संक्रांति का त्यौहार भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमने दो कारण स्पष्ट चर्चा की, एक भौगोलिक, दूसरा पौराणिक कारण यानी कि धार्मिक कारण, राइट। दोस्तों आप जानते हैं इसीलिए कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आप जानते हैं कि चूंकि गंगा सागर बहुत ही हॉली रीजन है, बहुत ही हॉली प्लेस है, इसी वजह से अगर वहाँ जीवन में आप एक बार भी अगर आप स्नान कर लेते, डुबकी लगा लेते, तो ऐसी मान्यता है कि आपके सारे पाप, सारे जो आपके कष्ट हैं वो सब दूर हो जाते हैं, राइट। तो ये चार प्रमुख आपके धार्मिक कारण हैं। निश्चित ही आपको
जरूर आप देखेंगे अगर आप किसी से चर्चा करेंगे तो इन दो कारणों से, एक भौगोलिक एक पौराणिक कारण, इन दो कारणों को आप बताकर अपनी बात पर वजन ला सकते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे इस त्यौहार मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, भारतीय जितने भी घर हैं, भारत में जितने भी लोग हैं, हर घर में आपको खिचड़ी देखने को मिलती है, खिचड़ी बनाई जाती है और लोग बड़े ही चाव से खिचड़ी सर्व करते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे इस त्यौहार को सिनोनिमसली आप देखेंगे खिचड़ी कहा जाता है, राइट। हम बात करेंगे ऐसा क्यों है। दोस्तों बहुत पुरानी एक कथा है और आप जानते हैं कि जब खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय खिलजी के युद्ध में सबसे ज़्यादा जो लोग पार्टिसिपेट किए थे वो थे नाथ संप्रदाय के जो योगी थे, नाथ योगी, वो सबसे ज़्यादा युद्ध में शामिल थे, राइट। लगातार खिलजी से आक्रमण के दौरान आप देखेंगे जो योगी थे उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली। वो समस्या थी भोजन को लेकर, राइट। चूँकि जब वो सब युद्ध में संलिप्त थे इसी वजह से उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो भोजन बना सके, राइट। इस समस्या और चूंकि उनको भोजन नहीं मिल पा रहा था तो वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे थे, उनका शरीर छीड़ होता जा रहा था। और इस समस्या निजात पाने के लिए जो गुरु गोरखनाथ थे, बाबा गोरखनाथ ने, उन्होंने एक आप देखेंगे उन्होंने एक टेक्निक निजात की। वो टेक्निक ये थी कि उन्होंने चावल, दाल और सब्जियों को मिक्स करके बनाने की सलाह दी। और ऐसा करने से उन्होंने बताया कि ना सिर्फ इसमें कम समय लगेगा बल्कि ये एक आप देखेंगे पौष्टिक भोजन भी होगा, राइट। तो चूंकि इसमें खिचड़ी पकाने में आप जानते हैं कि बहुत कम समय लगता है, आप लोग निश्चित ही पकाते भी होंगे, तो आप जानते हैं बहुत ईजिली आप उसको बना सकते हैं, राइट। उसमें कुछ भी करने की, किसी भी विशेष प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी आपको कला की आवश्यकता नहीं होती है खिचड़ी पकाने में, राइट। तो आप देखेंगे जो नाथ योगी थे उन्होंने खिचड़ी बनानी शुरू की और कम समय में बन जाती थी, तैयार हो जाती थी। फिर उन्होंने अपने जो उनके सैनिक थे उनको ये बांटना शुरू किया, राइट, दिस वन। तब से दोस्तों आप देखेंगे दिस वन, और इसी भोजन को उन्होंने क्या संज्ञा दी, खिचड़ी की संज्ञा थी। जो मिक्स करके उन्होंने ये भोजन तैयार किया इसी को उन्होंने खिचड़ी की संज्ञा थी। जब खिलजी से मुक्ति मिल गई दोस्तों, और ये मुक्ति आप देखेंगे मकर संक्रांति से पहले मिली थी, और जैसे ही मकर संक्रांति का त्यौहार आया, जो दिन आया, उस दिन योगियों ने इसे उत्सव के रूप में बनाया, राइट। और उन्होंने आपस में एक दूसरे को खिचड़ी जो है खिचड़ी बांटी, और एक प्रकार से आप देखेंगे उन्होंने खिचड़ी के भंडारे भी जगह जगह पर आयोजित किए, राइट। दोस्तों आप देखेंगे भारतीय जो साहित्य, भारतीय जो ग्रंथ, उसके अनुसार अगर बात की जाए तो तभी से आप देखेंगे इसे खिचड़ी की संज्ञा दी जाती है, इस त्यौहार को, मकर संक्रांति को। और तब से ही हर घर में आप देखेंगे खिचड़ी का जो है कंसेप्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों जो आप देखेंगे जो गोरखनाथ मंदिर है, तभी से आप देखेंगे वहाँ पर लगातार मकर संक्रांति के दिन भव्य खिचड़ी मेला आयोजित होता है, और जो कि वर्तमान में भी आयोजित होता है, बहुत ही आप देखेंगे दिव्यता के साथ में, राइट। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो गोरखनाथ मंदिर है वहाँ साल के 365 दिन, हर दिन वहाँ पर आप देखेंगे दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच में खिचड़ी जो बांटी जाती है मुफ्त। जितने भी लोग वहाँ आसपास के होते हैं उनको एक कतार में लगाया जाता है और फिर एक तरफ से आप देखेंगे सबको जो है खिचड़ी बांटी जाती है। दोस्तों ये आज भी वहाँ पर ये प्रथा चल रही है। तो इसकी ओरिजिन यानी खिचड़ी बनाने की जो इस दिन मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की जो प्रथा है दोस्तों, ये यहीं से इसकी ओरिजिन हुई, और इसी वजह से इसको आप सिंपली आप खिचड़ी का त्यौहार भी बोलते हैं, राइट। अब आते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों आप जानते हैं खिचड़ी के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन भारत में हर राज्य में लोग पतंग उड़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं। और बेसिकली बात की जाए तो जो वेस्टर्न इंडिया है, गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती है, राइट। तो ऐसा क्यों दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं एक जो साउथ इंडियन जो रामायण है मैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो वहाँ से मुझे कुछ जो इसके फैक्ट्स मिले, वहाँ पर आप वो पिक आप देख सकते हैं, मैंने उसके जो है यहाँ पर शामिल किया है, राइट। तमिल जो रामायण है दोस्तों उसको आप बोलते हैं तंदनान रामायण, राइट। उसमें ये चर्चा की गई है कि भगवान श्री राम ने मकर संक्रांति के दिन इस दिन सबसे पहले पतंग उड़ाई थी, और वो जो पतंग थी उड़कर इंद्रलोक में चली गई थी, राइट। तब से आप देखेंगे इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू हो गई। और इसी प्रसंग का वर्णन जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उन्होंने अपनी जो रामचरितमानस के बालकांड में भी इसकी चर्चा की है, और वो चर्चा कुछ इस प्रकार की है, आप देख सकते हैं दिस वन। उन्होंने कहा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि
राम एक दिन चंग उड़ाई इंद्रलोक में पहुंची जाई। इसका मतलब है कि अर्थ ये है कि श्री राम ने अपने मित्रों के साथ मकर संक्रांति पर एक पतंग उड़ाई जो उड़ते उड़ते देवलोक तक जा पहुंची। दोस्तों तभी से ये प्रथा चली आई है कि इस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं, पतंगबाजी भी करते हैं, राइट। और आप देखेंगे ना सिर्फ गुजरात महाराष्ट्र बल्कि संपूर्ण भारत में और दुनिया के वे सभी देश जहां मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पतंगबाजी करते हैं, राइट। तो दोस्तों ये हुआ बेसिकली पौराणिक रूप से कि पतंग क्यों उड़ाई जाती इस दिन, ये उसका साक्ष्य है, राइट। अब हम आते हैं इसके जो है पतंग उड़ाने का एक वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन भी है। दोस्तों हर चीज़ के आप जानते हैं दो पहलू होते हैं। तो पतंग उड़ाने का जो साइंस है बेसिकली इसके बारे में निश्चित आपको जानना चाहिए। इस पर लगातार रिसर्च हुए कि पतंग उड़ाने लोग क्यों उड़ाते हैं, राइट, इसके फ़ायदे क्या। आप जानते हैं कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, यानी कि आप देखेंगे कमर से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, राइट। इसके साथ साथ जो आपके हैंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हैंड्स की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है जब आप पतंग उड़ाते हैं, राइट। और दोस्तों ये जो आपका अपर पोर्शन, बॉडी का जो अपर पोर्शन जब एक्टिव होता है और जब आपकी हैंड्स की जो आप देखेंगे एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो फिर ये एक्सरसाइज आप देखेंगे आपके जो लंग्स होते हैं या जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ये उसके लिए बहुत बूस्ट प्रदान करता है, राइट। वो बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाता है। और आप जानते हैं चूँकि ये समय होता है शीत का, ठंडी का ये समय होता है और आपका शरीर आप देखेंगे आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे शिथिल होती जाती है क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा होती है। तो आप चूंकि उतना एक्टिव होते नहीं फिजिकली तो आपकी बॉडी शिथिल होती जाती है, राइट। तो इसको एक्टिव करने के लिए जब आप देखेंगे पतंग उड़ाते हैं और बेसिकली जब आप छत पर पतंगबाजी करते हैं तो इस समय आप देखेंगे सूर्य भी निकलता है और उससे आप देखेंगे आपको नेचुरल जो विटामिन डी है वो बहुत ज़्यादा से आपको मिलती है। और जब आप एक्टिविटी करते हैं विटामिन डी को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर वो आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और इसी वजह से आप देखेंगे जब आप पतंगबाजी करते हैं तो फिर आप देखेंगे आपके जो शीत जनित जो रोग होते हैं, जैसे आप देखेंगे जुकाम हो गया, इस समय लोग ज़्यादा पीड़ित होते हैं, इसके साथ साथ कफ ज़्यादा बनता है, राइट। इन समस्याओं से आपको निजात मिलती है, राइट। इस वजह से आप देखेंगे पतंगबाजी करना साइंटिफिकली भी आप देखेंगे आपके लिए बहुत जो है अच्छी चीज़ होती है, राइट, दिस वन। अब हम आते हैं मकर संक्रांति का महत्व क्या होता है। दोस्तों आप जानते हैं जो आपको पहले भी बताया जा चुका है, इसके बहुत सारे महत्व है, धार्मिक महत्व भी है, इसका मेडिसिनल भी महत्व है, राइट। आप जानते हैं हमने पहले भी आपको बताया जो भारतीय पंचांग पद्धति है उसके अनुसार समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं। चूँकि मकर संक्रांति का जो दिन होता है, जो तिथि होती है वो सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। इस वजह से अपने आप में मकर संक्रांति का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, राइट। और इसी दिन तीर्थराज प्रयाग और गंगा सागर में स्नान करने को बहुत आप देखेंगे पुण्य माना जाता है। इसी वजह से इसको महास्नान की संज्ञा भी दी जाती है कई बार, राइट, दिस वन। अब हम आते हैं इसके धार्मिक महत्व पर। दोस्तों मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व भी है। आप जानते हैं कि ज्योतिषाचार्य हैं जो बहुत फेमस है इंडिया के, डॉक्टर अरविंद मिश्रा। इनका कहना है कि मकर राशि आप जानते हैं कि शनि की राशि है और सूर्य जो है शनि के पिता है। जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश करते हैं तो इस दिन आप देखेंगे जो शनि से जुड़ी चीज़ें होती हैं उनको दान करने से शनि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, राइट। आप देखेंगे इसी वजह से इस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं उनका दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, राइट, एट्सेट्रा। लोग लोहे का दान करते हैं, ये सारी चीज़ें, गंगा में स्नान करते हैं, ये सारी चीज़ें, उड़द का लोग दान करते हैं और बेसिकली आप देखते हैं लोग खिचड़ी का दान करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें करने से आप देखेंगे ना सिर्फ आप भगवान सूर्य को और बल्कि शनि दोनों को आप प्रसन्न कर पाते हैं और उनकी कृपा भी आपको मिलती है। तो ये हुआ उसका धार्मिक महत्व, राइट। अब हम आते हैं इसके अन्य पक्ष पर, ये सिग्निफिकेंस ऑफ मकर संक्रांति इन वैदिक ज्योतिष। आप जानते हैं वेदों के अनुसार भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मकर संक्रांति को आप तिल संक्रांति भी कहते हैं, राइट। आप जानते हैं इस त्यौहार के दिन जो भगवान, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि भगवान शनि को प्रसन्न करने के उनसे जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको दान करने से ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे आप अपने लिए शुभ संकेत प्राप्त करते हैं। और तिल आप जानते हैं भगवान शनि को बहुत प्रिय चीज़ होती है। तो आप जानते हैं इसी वजह से इस दिन मकर संक्रांति के दिन तिल और जैगरी यानी गुड़ के जो है लड्डू बना के लोग एक दूसरे को सर्व करते हैं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, राइट। इसका एक और कारण है दोस्तों, तिल आप जानते हैं अपने आप में एक थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट होता है और अगर आप इन चीज़ों को दान करते हैं तो वे लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी इसको जो है वेरी इजीली उन तक ये चीज़ें एक्सेस हो जाती है, तो उनको भी आप एक प्रकार से आपको आशीर्वाद भी मिलता है, राइट, दिस वन। अब आते हैं इसके दूसरे पक्ष पर। इसका एक आप देखेंगे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी होता है मकर संक्रांति का।
जैसा कि आपको पहले बताया गया, चूंकि ये विंटर का सीजन होता है, ठंडी का जाड़ों का समय होता है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इस समय जो अब आप तिल और जैगरी का जब लड्डू आप खाते हैं, राइट, तो उससे आप देखेंगे ये आपकी बॉडी के लिए बहुत कारगर औषधि होती है। तिल और जैगरी का लड्डू विंटर के समय में अगर आप इसका सेवन करते हैं सर्दियों में, तो आप देखेंगे आप दो बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। एक हो गया कफ, दूसरा हो गया अर्थराइटिस, राइट। अर्थराइटिस और कफ के लिए तिल और जैगरी से बने हुए लड्डू का आप देखेंगे बहुत कारगर औषधि मानी जाती है। इसी वजह से इस दिन आप देखेंगे मकर संक्रांति के दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा तिल के बने हुए, तिल और जैगरी यानी गुड़ से बने हुए लड्डू का सेवन करते हो। ना सिर्फ सेवन करते बल्कि दूसरों को भी दान करते हैं, राइट, दिस वन। तो इसके कई सारे महत्व आपने देखे हैं। आते हैं दूसरे चीज़ों पर। मकर संक्रांति आप देखते हैं बेसिकली भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है इस दिन, राइट। और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आप इस जो मंत्र का है इसका जाप कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत कारगर मंत्र है। अगर आप इस मंत्र को लगातार जाप करते हैं, और भारतीय साहित्य में, भारतीय ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि अगर आप भारत के तीर्थराज प्रयाग या फिर गंगा सागर पे अगर आप स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप सभी कष्टों से बहुत ही आसानी से साथ मुक्ति पा सकते हैं, और आपकी जो भी मनो इच्छाएं होते हैं उनको आप पा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो फिर भी आप इस दिन स्नान करते समय इस मंत्र का जरूर उच्चारण करें, राइट। ये मंत्र आप देख लीजिए, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दोस्तों इसको आप लर्न कर लीजिए, इसको आप इस दिन जरूर पढ़िएगा, राइट, दिस वन। आते हैं नेक्स्ट। दोस्तों भारत में आप जानते हैं भारत के हर राज्य में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, और इसे आप देखेंगे हर राज्य में अलग अलग नाम से इसे जो है संज्ञा दी गई है, राइट। इसको आप देख लीजिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तमिलनाडु में इसे आप पोंगल बोलते हैं, गुजरात और उत्तराखंड में इसे आप उत्तरायण कहते हैं, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में इसे आप माघी कहते हैं, असम में इसे आप भोगाली बिहू कहते हैं, और यूपी बिहार में इसे आप खिचड़ी कहते हैं, पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहते हैं, और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो ये साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ पर आप इसे एज होल मकर संक्रांति कहते हैं, राइट। और एज होल इंडिया के संदर्भ में बात की जाए तो इस त्यौहार को आप मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, राइट। दोस्तों हमने आपसे पहले भी बताया कि नाउडेज ये ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अन्य भी जो भी पड़ोसी देश हैं वहाँ भी ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप देख लीजिए किस किस देश में मनाया जाता है और वहाँ पर इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये आप देख सकते हैं। बांग्लादेश में आप मकर संक्रांति को जानते हैं पौष संक्रांति के नाम से। नेपाल में मकर संक्रांति को कहा जाता है माघी संक्रांति। थाईलैंड में इसे आप बोलते हैं सोंगकरन। लाओस में मकर संक्रांति को कहा जाता है पिमालाओ। म्यांमार में कहा जाता है थियान। कंबोडिया में मकर संक्रांति को कहा जाता है मोहा संक्रांत। और श्रीलंका में दोस्तों मकर संक्रांति को कहा जाता है पोंगल, या फिर कई सारे जो दूसरे वहाँ के प्रांत हैं वहाँ पर उज्वर तिरुनल भी कहा जाता है, उज्वर तिरुनल। तो ये कुछ आप देखेंगे भारत के अतिरिक्त जो अन्य देश है जहाँ पर मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है वहाँ इन्हें भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, वो हमने आपको बता दिया है, राइट। दोस्तों ये आप देख सकते हैं सूर्य की विभिन्न गतियाँ हैं, दिस वन, राइट। ये मोशंस ऑफ द सन है, और इसी में आप देख सकते हैं कि सूर्य की जो है उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में बताया गया है। ये आप देख सकते हैं, हमने आपको पहले बताया। ये अगर आप देखते हैं उत्तरी गोलार्ध, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, राइट। सूर्य की स्थिति आप देखेंगे नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ ये होती रहती है। उत्तरी गोलार्ध से जब सूर्य दक्षिण में शिफ्ट होता है, दक्षिणी गोलार्ध में, इसे आप बोलते हैं दक्षिणायन। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट होता है तो इसे आप बोलते हैं उत्तरायण, राइट। ज्योग्राफिकली ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप देखेंगे जो सर्दी और ये गर्मी का जो मौसम होता है इसी से डिसाइड होता है, लेकिन पौराणिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण परिघटना होती है। इसी वजह से आप देखेंगे भारतीय ग्रंथों में इसकी चर्चा को बहुत तवज्जो दी जाती है। इसी वजह से मकर संक्रांति का त्यौहार अपने आप में विशेष हो जाता है, राइट फ्रेंड्स, दिस वन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मकर संक्रांति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताने के प्रयास किए, और हमारा जो चर्चा का मुख्य केंद्र था वो इन 4 सवालों तक वो केंद्रित थे, राइट। पहला सवाल हमने आपको बताया मकर संक्रांति का अर्थ क्या होता है, क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति का पर्व, खिचड़ी क्यों बनाई जाती है इस दिन, या फिर इस त्यौहार को आप खिचड़ी क्यों कहते हैं, और इस दिन पतंग यानी कनकैया आप लोग क्यों उड़ाते हैं, राइट। इन 4 सवालों को हमने आपको बताया। दोस्तों आप जानते हैं 14-15 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार है। आप सभी को
हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से और सच पूछिए आप सबको, आप सबकी ही ओर से मकर संक्रांति त्यौहार की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप सबसे उम्मीद है कि आप सब इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आप मनाएंगे। आप लोग खिचड़ी का आनंद लेंगे, जो भी आपसे बन पाएगा वो आप दूसरों के लिए करेंगे। आप इस गंगा स्नान अगर आप कर पाते हैं तो बड़ी अच्छी बात, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तब भी कोई आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने घर पे स्नान कीजिए। राइट, भगवान सूर्य को आप जल अर्पित कीजिए, आप उनकी भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की आप पूजा अर्चना कीजिए, या जिस प्रकार से आप त्यौहार मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो अपने हिसाब से आप कीजिए। निश्चित ही आप सभी को कोई भी भारत का त्यौहार हो उसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और इसी अपेक्षाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा चाहता हूँ, और आप सबको एक बार फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।